हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रेडिएशन के आज के इस लेक्चर में हमें 5 जेई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। तो देखो मान लो मेरे पास कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ब्लैक बॉडी बोल दो या परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो देखो ये यहां पे परफेक्टली ब्लैक बॉडी की स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, अब मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेज वेवलेंथ, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ये हमें पता है, बिल्कुल सही है। तो देखो वो जो मेरे पास ब्लैक बॉडी है ना, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जब उसका टेम्परेचर 1500 केल्विन है, ठीक है, तो वेवलेंथ कोरेस्पोंडिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ये मान लो 5000 एंगस्ट्रोम है। लैम्बडा 1 मैक्सिमम 5000 एंगस्ट्रोम, ठीक है। वेवलेंथ कोरेस्पोंडिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर लैम्बडा 1 मैक्सिमम 5000 एंगस्ट्रोम है, जब मेरी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 1500 केल्विन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट किया विद सेम ब्लैक बॉडी। अब मैंने उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 1500 केल्विन से बढ़ाकर 2500 केल्विन कर दिया, ठीक है। और फिर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और वेवलेंथ में ग्राफ प्लॉट किया, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। यहां पे इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 2500 केल्विन। तो यहां पे जो वेवलेंथ है ना, कोरेस्पोंडिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर लैम्बडा 2 मैक्सिमम, ये आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लैम्बडा 2 मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। तो देखो ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 3000 एंगस्ट्रोम, ठीक है। बी ऑप्शन में 4000 एंगस्ट्रोम, सी ऑप्शन में 7000 एंगस्ट्रोम और डी ऑप्शन में 8000 एंगस्ट्रोम, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है ना, तो यहां पे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज करूंगा मैं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ध्यान रहे इस लॉ का यूज हम केवल ब्लैक बॉडी के लिए कर सकते हैं, या परफेक्टली ब्लैक बॉडी, कुछ भी बोल दो, ठीक है। और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, लैम्बडा मैक्सिमम इंटू में टी, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, यही होता है ना, ब्लैक बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऑब्वियसली इन केल्विन, ठीक है। और लैम्बडा मैक्सिमम ये क्या होती है, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। तो इसका यूज कर लो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। तो लैम्बडा 1 मैक्सिमम इंटू में T1 किसके बराबर होगा, लैम्बडा 2 मैक्सिमम इंटू में T2। तो एक तरह से T1 कितना हो गया, 1500 केल्विन, और T2 2500 केल्विन। तो लैम्बडा 1 मैक्सिमम की वैल्यू पुट कर दो 5000 एंगस्ट्रोम, T1 1500 केल्विन, ठीक है।
लैम्बडा 2 मैक्सिमम ये मुझे फाइंड आउट ही करना है। T2 इन केल्विन 2500। तो देखो यहां से लैम्बडा 2 मैक्सिमम ये कितना आ गया, 5000 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू में 1500, इतने एंगस्ट्रोम। तो ये कितना आएगा, तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, ठीक है, और 5 तिये 15, 5 5 25, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां पे 1 आ जाएगा। तो 1000 इंटू में 3 ये कितना आ गया, 3000 एंगस्ट्रोम। ये आ गया 3000 एंगस्ट्रोम। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो लैम्बडा 2 मैक्सिमम कितना होगा, 3000 एंगस्ट्रोम। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। 5 न्यूमेरिकल करेंगे आज के इस लेक्चर में हम जेईई मेंस लेवल के। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल। तो देखो मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, और क्या गिवन है, उस ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो T है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। और क्या गिवन है, म्यू एम इज फ्रीक्वेंसी कोरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। फ्रीक्वेंसी कोरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ठीक है। तो यहां पे म्यू एम और टी में ग्राफ प्लॉट करना होगा, प्लॉट ग्राफ म्यू एम और टी में, ठीक है। मतलब म्यू एम और टी में क्या ग्राफ आएगा, इसके लिए यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। तो देखिए ए ऑप्शन में म्यू एम और टी का कैसा ग्राफ गिवन है, म्यू एम और ये टी, ये गिवन है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब देखो बी ऑप्शन में म्यू एम और टी में कैसा ग्राफ गिवन है, ध्यान रहे ऑब्वियसली टी केल्विन में होना चाहिए टेम्परेचर, और फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, और म्यू एम क्या है, फ्रीक्वेंसी कोरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में। तो बी ऑप्शन में क्या गिवन है, कैसा ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है, ठीक है। और सी ऑप्शन में म्यू एम और टेम्परेचर में कैसा ग्राफ गिवन है, कुछ ऐसा, ठीक है। और डी ऑप्शन में म्यू एम और टेम्परेचर के बीच में कैसा ग्राफ गिवन है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है। तो ऑब्वियसली इन चारों में से कोई एक ग्राफ करेक्ट होगा, तो वो कौन सा करेक्ट होगा या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बताना, ठीक है। मतलब म्यू एम और टी में ग्राफ कौन सा प्लॉट होगा इन चारों में से, ऑब्वियसली कोई एक ही करेक्ट होगा। तो देखो अगर लैम्बडा
एम, ये क्या है? वेवलेंथ कोरेस्पोंडिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। मतलब देखो, ये जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और वेवलेंथ में कुछ ऐसा ग्राफ आता है ना, ठीक है, और मेरे पास ब्लैक बॉडी है, तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है ना, तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के कोरेस्पोंडिंग वेवलेंथ होती है लैम्डा एम, ठीक है। और मान लो टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो फ्रॉम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो लैम्डा एम इंटू में टी, ये क्या रहता है? कांस्टेंट। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो से, ध्यान रहे, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो हम केवल ब्लैक बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होता है? लैम्डा एम इंटू में टी, ये क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक है। और देखो यहां पे म्यू एम में फ्रीक्वेंसी कोरेस्पोंडिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर गिवन है। तो म्यू एम ये किसके बराबर हो जाएगा? मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, जो कि कितनी होती है? सी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर, डिवाइडेड बाय लैम्डा एम, ठीक है। इसको याद रखना, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्पीड ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दैट मीडियम, जैसे इन वैक्यूम सी होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो देखो यहां से लैम्डा एम कितना आ गया? सी बाय में म्यू एम। तो लैम्डा एम की वैल्यू है सी बाय म्यू एम, यहां पे पुट कर दो, ठीक है। तो देखो यहां से म्यू एम क्या आ गया? म्यू एम इज इक्वल टू सी टी बाय समथिंग कांस्टेंट। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सी डिवाइडेड बाय समथिंग कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट हो जाएगा। तो म्यू एम इज इक्वल टू नया कांस्टेंट इंटू में टी, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ कैसा आएगा म्यू एम और टी में? y इज इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए ऑप्शन क्या है मेरा? करेक्ट। म्यू एम और टी में ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन आया ना, y इज इक्वल टू एम एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है और क्या पूछ रखा है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? देखो मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ, कुछ ऐसा ग्राफ आता है ना, ये हमें पता है, ठीक है। तो जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है। और जब उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर
अगर मैं 327 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। बिल्कुल सही बात है, 327 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो, जब उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था ना, तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ कुछ ये था। तो मान लो ये एरिया अंडर दी कर्व, ये जो आएगा ना, ये मान लो A1 है, ठीक है। और जब मैं उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तब स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। तो यहां पे ये जो एरिया अंडर दी कर्व है ये, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये पूरा, ये मान लो A2 है। तो फाइंड आउट क्या करना है, A1 बाय A2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। क्या क्या, 16, 1/16 और 4, 1/4। अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो, जो एमिसिव पावर होती है ऑफ ब्लैक बॉडी फ्रॉम स्टीफन्स लॉ, वो क्या होती है, सिग्मा इंटू में T की पावर 4। T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इन केल्विन। और सिग्मा क्या होता है यहां पे, स्टीफन्स कांस्टेंट। बिल्कुल सही है। और मुझे यह भी पता है कि ये जो एमिसिव पावर होगी ब्लैक बॉडी की यहां से, वो क्या आती है, इंटीग्रेशन E लैम्बडा डी लैम्बडा, यही तो आती है, मतलब एरिया अंडर द कर्व। सही है ना। तो अब देखो, जब मेरी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना हो जाएगा, 273 प्लस 27 मतलब 300 केल्विन। तब ये जो एरिया अंडर दी कर्व आएगा ना, एरिया अंडर दी कर्व मतलब A1, वो एक तरह से क्या होगा, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी ही होगी, ठीक है, एट टेम्परेचर 300 केल्विन। तो फ्रॉम स्टीफन्स लॉ ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू में 300 की पावर 4, ठीक है। और अगर मैं उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस कर दूं, केल्विन में कितना हो जाएगा ये, 600 केल्विन, आई थिंक, यस, 600 केल्विन कर दूं, तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। और यहां पे जो एरिया अंडर दी कर्व आएगा ये पूरा A2, वो एक तरह से क्या होगी, 600 केल्विन पे ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर ही तो होगी। और फ्रॉम स्टीफन्स लॉ वो क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू में T की पावर 4 मतलब 600 की पावर 4, ठीक है। और A1 बाय A2 यही पता लगाना है। तो सिग्मा इंटू में 300 की पावर 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू में 600 की पावर 4, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 300 बाय 600 की पावर 4 मतलब 1/2 की पावर 4, मतलब ये आ गया 1/16। ये मेरा आंसर होगा। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो गया। तो अब देखो फोर्थ न्यूमेरिकल, फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है,
न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ, इसमें देखो क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, इनफैक्ट दो ब्लैक बॉडी है, टू ब्लैक बॉडीज, और वो दोनों क्या है, स्फेरिकल। ठीक है, दो स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है। ये जो स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है इसकी रेडियस है r। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है इस स्फेरिकल ब्लैक बॉडी का, T। और मान लो जो रेडिएटेड पावर है ना बाय दिस ब्लैक बॉडी, वो यहां पे कितनी गिवन है, 450 वोट। ये मान लो ये ब्लैक बॉडी 1 है, ये कितनी गिवन है, 450 वोट। ठीक है, और अब मेरे पास एक दूसरी ब्लैक बॉडी है स्फेरिकल, दोनों ब्लैक बॉडी हैं और स्फेरिकल भी हैं। ये ब्लैक बॉडी की रेडियस r/2 है। ठीक है, मतलब ये इससे छोटी है, वैसे बड़ी दिखाई दे रही है तो ये इससे छोटी है, इसको थोड़ी छोटी बना लियो। और इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 2T। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, इस ब्लैक बॉडी के द्वारा रेडिएटेड पावर बाय दिस सेकंड ब्लैक बॉडी, ये फाइंड आउट करो। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल भी हैं। तो क्या क्या गिवन है, 225 वोट, और बी ऑप्शन में 900 वोट, सी ऑप्शन में 1800 वोट, और डी ऑप्शन में 3600 वोट। ठीक है, ऑब्वियसली इन चारों में से कोई एक ही करेक्ट होगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो दोनों स्फेरिकल हैं ब्लैक बॉडीज, ये ब्लैक बॉडी 1 है, ये ब्लैक बॉडी 2 है। ठीक है, तो अब देखो जो पावर रेडिएटेड बाय दिस ब्लैक बॉडी 1, ये कितनी गिवन है, 450 वोट। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगी, सिग्मा इंटू में इसका सरफेस एरिया 4πr² इंटू में T⁴, यही तो आएगी। ठीक है, और ये जो सेकंड स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है जो कि इससे छोटी है, ये इससे छोटी है क्योंकि इसकी रेडियस r/2, इसकी r, इसके द्वारा जो रेडिएटेड पावर आएगी, पावर रेडिएटेड बाय सेकंड ब्लैक बॉडी जो कि फाइंड आउट करनी है, वो यूजिंग फॉर्मूला वो क्या होगी, सिग्मा इंटू में इसका सरफेस एरिया 4πr/2²। ठीक है, इंटू में 2T⁴ ये आएगी। तो देखो यहां पे नीचे 2² 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे से कर लेते हैं, 4πr² और डिवाइडेड बाय 2² 4। ठीक है, और ये 2⁴ 16 हो जाएगा, तो 16 इंटू में T⁴, T⁴ इंटू में 16, और 4 चौक 16, ये 16 4 से कैंसिल हो जाएगा ना 4 पे, तो इस 4 को आगे लिख लो। ठीक है, तो देखो पावर रेडिएटेड बाय सेकंड ब्लैक बॉडी ये कितनी आ गई, 4 इंटू में दिस, और ये क्या है, एक तरह से यही तो है, सिग्मा 4πr² T⁴, और इसकी वैल्यू 450 वोट, तो 450 इंटू में 4, ये कितना हो जाएगा, 1800 वोट। ये मेरा आंसर हो गया,
हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो अब देखो आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 5th। ठीक है, फिफ्थ न्यूमेरिकल। तो देखो इसमें क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक बॉडी है। ठीक है, T इज इक्वल टू 0 पे इस बॉडी का टेम्परेचर है मान लो T1 और ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो TS है जो कि फिक्स है, फिक्स होता है सराउंडिंग का टेम्परेचर तो। और मान लो T1 TS से ज्यादा है, T1 TS से ज्यादा गिवन है, और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना T1 माइनस TS, ये 40 डिग्री सेल्सियस से कम भी गिवन है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस बॉडी का टेम्परेचर घटना शुरू होगा। ठीक है, सराउंडिंग का तो टेम्परेचर TS ही रहेगा फिक्स्ड। ठीक है, तो मान लो एट T इज इक्वल टू T इंस्टेंट पे इस बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा कैपिटल T। ठीक है, अभी भी मान लो ये कैपिटल T TS से ज्यादा ही है, मतलब जनरल है, T इज इक्वल टू T इंस्टेंट पे बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल T, तो और घटता जाएगा। अगर ये T TS से ज्यादा है स्टिल तो और घटता जाएगा। तो काफी लंबे टाइम बाद ऐसा होता है ना, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लागू होगा, क्योंकि T1 माइनस TS 40 डिग्री सेल्सियस से कम है ना टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल। तो एक तरह से मेरे को ये पता चल गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के तहत ये बॉडी कूल होती जाएगी। ठीक है, ठीक है, कूल विद टाइम मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाएगा। और फाइनली मेरे को पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने पढ़ रखा है, लास्ट लेक्चर में किया था। T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इस बॉडी का टेम्परेचर घटता घटता सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, टेम्परेचर वर्सेज टाइम, ये ग्राफ प्लॉट करना है। इस न्यूमेरिकल में ये पूछ रखा है ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम, ये प्लॉट करो। और इसके लिए यहां पे 4 ऑप्शंस गिवन भी हैं, टेम्परेचर वर्सेज टाइम। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है, T इज इक्वल टू 0 पे इस बॉडी का टेम्परेचर T1। ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है, लीनियरली घटेगा, और कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है। ठीक है बस। और बी ऑप्शन में टेम्परेचर वर्सेज टाइम, कैसा ग्राफ गिवन है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये T1 और यहां पे TS, कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है बी ऑप्शन में। और सी ऑप्शन में टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कैसा ग्राफ गिवन है, ये कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है, यहां पे T1 और यहां पे TS। ठीक है, सी ऑप्शन में ऐसा ग्राफ गिवन है। और डी ऑप्शन में टेम्परेचर वर्सेस टाइम, ये ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है। ठीक है, यहां पे T1 और ये TS, और यहां पे T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, TS मतलब। तो ये पता लगाना इन चारों ग्राफ में से कौन सा करेक्ट है, ऑब्वियसली एक ही करेक्ट होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे T1 माइनस TS मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो स्मॉल है, 40 डिग्री सेल्सियस से कम गिवन है ना,
तो इसका मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड रहेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसमें इस बॉडी का टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये क्या आया था, Ts प्लस T1 माइनस Ts। लास्ट लेक्चर में किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इंटू में e की पावर माइनस KT, ये आया था। ठीक है, K क्या था यहां पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब उसको ड्राइव किया था ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को, तो बीच में एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया था K, ये K वही है। ठीक है, और K की SI यूनिट क्या होती है, या मतलब यूनिट पर सेकंड या पर मिनट जो भी है। अगर टाइम को मिनट में पुट करोगे तो K की वैल्यू हो जाएगी जो भी आएगी पर मिनट में। अगर टाइम को सेकंड में पुट करोगे तो K की वैल्यू हो जाएगी जो भी आएगी पर सेकंड में। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, उसमें टेम्परेचर वर्सेस टाइम कुछ ऐसा रिलेशन आया था, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना, प्रीवियस लेक्चर में किया भी था, ये ग्राफ इसका कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ यहां पे किससे मैच कर रहा है, इससे ऑब्वियसली, तो हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये ग्राफ सही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ही तो ग्राफ है ये, क्योंकि यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, स्मॉल, लेस देन 40 डिग्री, तभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड रहता है, और ये ऐसा गिवन भी है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ ऐसा रिलेशन आया था, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये किससे मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी से। तो बस सीधी सी बात है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।